नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे। देखिए साथियों, आज हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम उसमें नहीं लिखवाया था जो हमारे 75 टॉपिक थे, लेकिन इसका नाम जैसे मैं लूंगा आपको, आपकी जुबान पे, आपके दिल में ऐसे तुरंत आएगा कि हाँ, ये टॉपिक पढ़ना जरूरी था और समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से पढ़ूँ। तो इसका पूरा मटेरियल मैंने एक ही वीडियो में कोशिश करूँगा कि दे दूँ। ऑफिस भी जाना है, घड़ी नहीं है लेकिन मैं देख रहा हूँ, आदत पड़ी है। ऑफिस भी जाना है इसके बाद, इस टॉपिक को रिकॉर्ड करने के बाद। तो सोचता हूँ कि अगर 2 पार्ट में अगर ना हो तो एक ही पार्ट में, अगर मतलब ज़्यादा ना हो पाए, मतलब समय ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो तो एक ही पार्ट में इसको दे दूँ। स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा चर्चा इसमें फालतू की बातों को का नहीं करेंगे। हालांकि मेरी कोई भी बातें फालतू नहीं होती हैं, ये मैंने पहले भी कहा है। जो भी बातें होंगी हमारी वीडियो से संबंधित ही होंगी। क्या हम पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे पर्यावरण, पर्यावरण से संबंधित पर्यावरण से संबंधित मुख्य अधिनियम या कानून कह लीजिए, अधिनियम, वर्ष, जैसे किस वर्ष क्या हुआ, सम्मेलन, सम्मेलन। अगर नहीं आ रहा होगा तो इसको मैं एडिट करके लगा दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, लग जाएगा। यहां पे क्या है, तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहला जो हमारे माइंड में आता है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया, तो तुरंत इसको लिखिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अधिनियम यह आया 1972 में, पता ही होगा आपको। इसी के तहत हमारा जो टाइगर है, बाघ, इसको नेशनल एनिमल घोषित किया गया, क्योंकि बाघ की संकट ग्रस्त जाति है, मतलब प्रजाति है। तो बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया। तो हम ये भी लिख देते हैं। अब देखिए, हम कैटेगरी वाइज इसमें नहीं करेंगे, जो भी आएगा वो हम पहले जो हमारे माइंड में आएगा वो हम पहले लिख देंगे। प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में, मतलब इसमें इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया, राष्ट्रीय पशु घोषित। फिर प्रोजेक्ट टाइगर आया 1973 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। और ये जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है, इसमें कुल 6 अनुच्छेद हैं, कुल 6 अनुच्छेद। अनुच्छेद से याद आया हमें, पॉलिटी में प्रमुख अनुच्छेद और क्या पढ़ना है, अनुच्छेद पढ़ना है और पढ़ना है भाग। फिर देखिए, सतत विकास कार्यक्रम, धारणीय विकास, इसकी परिभाषा जो सबसे पहले इस शब्द की व्याख्या किसने की, तो धारणीय विकास कह सकते हैं, धारणीय विकास या सतत विकास। इस बार सतत विकास में बहुत सारे प्रश्न आए थे, मतलब लगभग 4 से 5 प्रश्न इसी में पीसीएस में थे। सतत विकास, इसका व्याख्या किसने किया, इस शब्द की व्याख्या 1987 में, इसकी व्याख्या 1987 में हुआ। और किसने किया, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, UNCD जो होता है, हाँ, WCED, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट। और इसके बाद ब्रेटलैंड रिपोर्ट में इसकी बात की गई। ब्रेटलैंड रिपोर्ट की थीम क्या थी, तो ब्रेटलैंड रिपोर्ट, ब्रेटलैंड रिपोर्ट थीम क्या थी, ये 1987 में, ठीक। विषय इसका क्या था, हमारा उभयनिष्ठ, मतलब आवर कॉमन फ्यूचर, उभयनिष्ठ भविष्य, उभयनिष्ठ भविष्य, ब्रेटलैंड रिपोर्ट। फिर देखिए, जो आए, क्या कहते हैं, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो पृथ्वी सम्मेलन 1972। रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन, तो रियो सम्मेलन
रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन। ये 1992 में हुआ, 1992 में रियो सम्मेलन, और ये पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ। एक प्रश्न हमेशा पूछ लिया जाता है, ये रियो सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो ये ब्राजील की राजधानी क्या है? रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो। इसको आप ऐसे याद करते चलिए, ऐसे लिख लीजिए और ये जान लीजिए रफली हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, हम इसका पढ़ रहे हैं क्या, रिवीजन कर रहे हैं। एक प्रश्न और पूछा जाता है, पृथ्वी देख लेते हैं, आ रहा है बोर्ड पे, हाँ सही है। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है पृथ्वी +5, यहाँ पे लिख लीजिए पृथ्वी +5, पृथ्वी +5 कब? ये 1997 में। क्यों? क्योंकि 1992 वाला सम्मेलन जो था वो पृथ्वी सम्मेलन कहलाया। तो अब इसमें 92 में जितना जोड़ेंगे पृथ्वी +10 तो 2002, पृथ्वी +20, अगर मान लो पृथ्वी +20 हो जाए, पृथ्वी +20 तो कितना हो जाएगा? 2012 में हुआ। इस तरह से इसमें ऐड करते जाते हैं। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दूसरा इसमें लिखते हैं। हम बात कर रहे थे पृथ्वी सम्मेलन, तो लिख देते हैं यहाँ पे एक बार फिर से पृथ्वी सम्मेलन। इससे कुछ विशेष बातें आ सकती हैं। क्या? तो ये कब हुआ बताया हमने 1992 में। तो 3 जून से 14 जून 1992 तक ये हुआ। इसमें 3 जून से 14 जून को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 3 जून से 14 जून 1992, 14 जून, हाँ 1992 तक ये हुआ। इसमें एजेंडा 21 इसमें पेश किया गया। इसमें 122 देशों के प्रतिनिधि, 182 देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं इस सम्मेलन में। मुख्य विषय क्या है? 21वीं सदी के लिए पर्यावरण के महत्वपूर्ण नियमों का एक दस्तावेज तैयार करना था इसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य विषय। तो 21वीं सदी के महत्वपूर्ण, मतलब 21वीं सदी के पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण जो नियम है उनका एक दस्तावेज तैयार करना था, जिसे एजेंडा 21 नाम दिया गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है एजेंडा 21 कब नाम दिया गया? तो एजेंडा 21 नाम कब दिया गया? ये दिया गया पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। मतलब ये रियो सम्मेलन भी इसको कहते हैं, रियो सम्मेलन। और इसमें क्या? पर्यावरण के समर्थन में ही प्रतिवर्ष दुनिया भर में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यहां से एक चीज और आ जाता है कि पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो पर्यावरण के समर्थन में। ये कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। 22 अप्रैल। तो ये हो गया हमारा रियो सम्मेलन से जो मेन बात है, मेन चीजें हैं, ये हमें मतलब पता करना है। मेन चीजें हैं जो हमें जानना था पृथ्वी सम्मेलन से और रियो सम्मेलन से। एजेंडा 21 क्या है? तो ये जो 182 देश थे, इनकी सर्वसम्मति से है। इसमें जो देखिए बिल्कुल इस तरह से है, आप कह लीजिए हमारा मौलिक कर्तव्य, मतलब बाध्यकारी नहीं है, कर्तव्य है इनका, इन देशों का। और फिर भी ये सबसे अपेक्षा की जाती है 182 देशों का एजेंडा 21, हाँ 182 देशों से अपेक्षा की जाती है। क्या अपेक्षा की जाती है? जो पर्यावरण है हमारा, मतलब कोई भी अपनी जो डेवलपमेंट की स्कीम अगर ये करते हैं, कोई भी विकास की नीतियों का निर्माण करते हैं, तो एजेंडा 21 के अनुरूप ही करेंगे ये 182 देश। तो इनसे ये अपेक्षा की जाती है। आप समझ सकते हैं क्या अपेक्षा की जाती है? तो अपेक्षा यही की गई है कि जो भी 182 देश हैं जिन्होंने इस पे साइन किया है, उनकी सर्वसम्मति से ये कानून हुआ, मतलब बना है सम्मेलन। तो एजेंडा 21 इनके सर्वसम्मत से ही लाया गया है। तो इसी के तहत जो भी अपने डेवलपमेंट का नियम बनाएंगे, कोई भी जो औद्योगिक विकास से वगैरह, तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस एजेंडा 21 के तहत ही उसका निर्माण करेंगे।
इसी के तहत एक आयोग का गठन किया गया 1993 से वो कार्यरत होता है। आयोग का नाम क्या था? सतत विकास आयोग। तो इसी के तहत एजेंडा 21 के तहत सतत विकास आयोग का गठन, विकास आयोग का गठन। थोड़ा जल्दी में हूं क्योंकि ऑफिस जाना है। और ये कार्यरत कब से होता है? 1993 से कार्यरत। यहां पे एंड कर दीजिए। इसके तहत गठन हुआ एजेंडा 21 के तहत, और कार्यरत कब से है? ये 1993 से। तो ये हो गया हमारा एजेंडा 21 रियो सम्मेलन। इसके बाद न्यूयॉर्क सम्मेलन होता है 1997 में। यहां पे लिख लीजिए न्यूयॉर्क सम्मेलन। न्यूयॉर्क सम्मेलन कब होता है? 1997 में। कहा? न्यूयॉर्क में। ये कहाँ है? ये वाशिंगटन का एक शहर है, वाशिंगटन का एक शहर, एक शहर है ये। क्या बातें इसमें होती हैं? तो न्यूयॉर्क सम्मेलन में एजेंडा 21 के विषयों को प्रभावी बनाना होता है। तो उस चीजों को इसमें इसका उद्देश्य रहता है न्यूयॉर्क सम्मेलन का। न्यूयॉर्क सम्मेलन का जो मुख्य विषय क्या है, मुख्य विषय या उद्देश्य कह लीजिए, तो एजेंडा 21, एजेंडा 21 को प्रभावी बनाना। मतलब कि जो भी 182 देशों ने साइन किया है, जिनकी सहमति से ये एजेंडा लाया गया है, तो कोई भी वो नीति अगर बनाए तो उसको लागू करे एजेंडा 21 के तहत, प्रभावी बनाना था। फिर नैरोबी घोषणा पत्र आया। ये कब आया? 1997 में ही आया, आ सकता है। नैरोबी घोषणा पत्र, नैरोबी घोषणा पत्र कब? ये 1997 में ही। क्यों आया था ये? तो जो अभी तक नैरोबी घोषणा पत्र मतलब 1997 से पहले जो भी पर्यावरण के क्षेत्र में उठाए गए कदम थे, उनको अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा, मतलब उनके अंतर्राष्ट्रीय संधि जो भी अभी तक हुए थे, फिर से 1997 तक पर्यावरण के क्षेत्र में जो भी कदम उठाए गए, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई, उनको प्रभावी बनाना था। ये कहाँ हुआ था? ये नैरोबी हुआ था। नैरोबी कहाँ है? ये केन्या में है। तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावी बनाना था। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावी बनाना। एक मेरे मित्र हैं और हम लोग वीडियो की तैयारी साथ साथ में करते थे। इस समय वो सिलेक्टेड हैं यूपीपीसीएल में। उनका नाम है महोदय हमारे रुद्र प्रताप सिंह। माफ़ी चाहता हूं दोस्त, व्यस्तता के दौर में 2 दिन तो बीमार हो गया तो समय नहीं मिला, और जब समय मिला तो वीडियो शूट करने में लग गया। आपसे बात नहीं हो पाई। आपका मैसेज आज हमने देखा पर्सनली, तो आपने जो जो चीज़ कहा है वो चीज़ मैं कोशिश करूंगा। और बहुत अच्छी बात है आप तैयारी कर रहे हैं, और हमें तो आपके टैलेंट पे ये तो पूरा विश्वास है कि आप इस समय फतह करेंगे, 100% फतह करेंगे। तो दोस्त जुड़े रहिए, और मैं आपसे समय मिलने पे बात करूंगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारी थोड़ी भावना को समझिएगा कि ऐसा नहीं है कि आप लोग मैं बात नहीं कर पाता हूं, तो आप लोग कुछ माइंड में रख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो दोस्तों देखिए, मेरी भावना को समझिएगा। मैं ये कह रहा था और कहना चाहता हूँ कि बिजी बहुत हूँ। फ्री होने पे मैं जो भी हमारे लोग मैसेज करते हैं पर्सनली, जो भी बात करते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं, उनसे मैं बात करूँगा। थोड़ा सा हमारी मजबूरी समझ लीजिए, क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है और इतनी मेहनत करता हूँ तब जाके मैं 2 ही वीडियो आपको दे पाता हूँ। आज इसीलिए मैंने जाने से पहले एक वीडियो शूट करने का फैसला किया है। रात 8 बजे तक मैं 3 वीडियो आपको दे दूंगा आज। यह है क्योटो प्रोटोकॉल। क्या है क्योटो प्रोटोकॉल? ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। प्रश्न ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, किससे संबंधित है? तो पहले हमारा इसका आंसर क्या? ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ओके, ये कब आया? 11 दिसंबर 1992 में ये भी लागू हुआ। कब? 11 दिसंबर 1992 में। 11 दिसंबर 1992 में क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। क्या है कि सभी देश जो है, सभी राष्ट्र एक साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी हमारा ग्लोबल वार्मिंग के तहत जो भी हमारी ग्रीन हाउस जो ग्रीन गैस है, इनकी ग्रीन हाउस गैस जो है, इनमें एक इंपॉर्टेंट गैस जो महत्वपूर्ण गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके कटौती के लिए एक साथ सब लोग सहमत हो जाएं। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। पहली प्रतिबद्धता अवधि इसकी जो थी 2008 से 2012 किसके लिए है? CO2 कटौती
CO2 कटौती, हमें लगता है नहीं दिख रहा है, CO2 कटौती के लिए पहली प्रतिबद्धता, तो पहली प्रतिबद्धता अवधि कब है? प्रतिबद्धता अवधि कब तक रखी गई? ये रखी गई 2008 से 2008 से 12 तक, 2012 तक। दूसरी रखी गई 2013 से रखी गई, और कब तक? 2020 तक। कुल कितने देशों में जो दूसरी थी प्रतिबद्धता अवधि, ये 65 देशों ने इसको अपने लागू किया। 2013 से 2020 तक कितने? 65 देशों ने, 65 देशों ने। ये क्योटो प्रोटोकॉल है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। पृथ्वी सम्मेलन हमने बताया ही, ये कब? 1992 में, 5 जोड़ दीजिए। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। अब पृथ्वी +5 है, तो 92 + 5 97, तो 1997 में, 1997 में। सिएटल सम्मेलन ये 1999 में हुआ। क्यों हुआ? इसका उद्देश्य था जो विश्व व्यापार है इसको पर्यावरण के दायरे में लाना था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था सिएटल का? तो ये कब हुआ? 1999 में। 99 में उद्देश्य लिख लीजिए, विश्व व्यापार को पर्यावरण के दायरे में लाना। कि आप कोई भी व्यापार करिए तो उसको पर्यावरण के दायरे में करिए, पर्यावरण के दायरे में लाना, रियो +10 कब हुआ? तो जोहान्सबर्ग में हुआ। कब हुआ? तो 1992 में +10 जोड़िए, तो ये हुआ 2002 में। 2002 में कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग ये कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका। मैंने पहले ही बताया था कि रियो या पृथ्वी में जो भी अंक हो उसको 1992 में जोड़ दीजिए, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। रियो +10 का उद्देश्य क्या था? तो रियो +10 का उद्देश्य था सतत विकास। जो इसका मुख्य विषय था सतत विकास। ये भी लिख लीजिए। सतत विकास मतलब होता क्या है? सतत मतलब सतत विकास। सतत मतलब विकास मतलब क्या? कि हम अपने विकास इस तरह से करें कि वर्तमान में उसका हम उपयोग तो करें, लेकिन फ्यूचर में ही उस संसाधन का इस तरह से बचत करें कि आने वाली पीढ़ियां उसका भरपूर उपयोग कर सकें। और इसमें एक काम और किया गया, वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए एक वैश्विक एकजुटता कोष बनाया गया। क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि वैश्विक एकजुटता कोष का निर्माण या स्थापना कह सकते हैं कब किया गया या किस सम्मेलन में किया गया? तो वो किया गया रियो +10 में। किस लिए किया गया? वैश्विक एकजुटता कोष। वैश्विक एकजुटता कोष की स्थापना इसी के तहत हुई। किस लिए हुई? तो ये हुई गरीबी उन्मूलन के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए। फिर क्या है? रियो +20 है। ये कहाँ हुआ? 2012 में। कहाँ हुआ? रियो में। तो 2012 में पहले ही बताया था कि 2012 किस तरह से, 92 में 20 जोड़ दो तो 2012 कहाँ हुआ? रियो कहाँ है? रियो डी जेनेरियो राजधानी है किसकी? ब्राजील में। तो यहां पे लिख देते हैं ब्राजील। इसको हम हटा देते हैं ऊपर ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई। ब्राजील में रियो +20 क्या था? इसका जो सतत विकास पर इसने बल तो दिया ही, साथ ही साथ और क्या किया? इसने किया फ्यूचर वांट की संकल्पना इसमें दी गई। फ्यूचर वांट की संकल्पना, फ्यूचर वांट की संकल्पना दिया गया। देखिए इतना पसीना दे रहा है, एसी बंद कर देता हूं ताकि एसी विंडो एसी है, आवाज बहुत कर रही है। तो एसी भी नहीं चलाता हूं, फैन भी नहीं चलाता हूं ताकि सनसनाहट ना आए। पसीना देख लीजिए चेहरे पे, हमारे कल वाले वीडियो में देखिएगा उसमें कितना पसीना है। और इस समय एक और कानकुन सम्मेलन। कानकुन सम्मेलन कब हुआ? तो ये हुआ 29 नवंबर से 10 दिसंबर 2010 में। 29 नवंबर से 10 दिसंबर 2010। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं ये कहाँ हुआ? 29 दिसंबर से
29 नवंबर से 10 दिसंबर 2010 तक। ये कहाँ हुआ कानकुन सम्मेलन? तो ये मैक्सिको में हुआ और इसको UNFCCC और COP10 के नाम से, COP16 के नाम से इसको संबोधित किया जाता है। इसको UNFCCC या COP16 के नाम से इसको जाना जाता है। कहाँ हुआ ये? मैक्सिको में। मैक्सिको का एक शहर है, मैक्सिको का शहर है। और कौन सा शहर है? कानकुन के शहर कानकुन में। कानकुन में। हमें लगता है लेट हो गया क्या, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर थोड़ा और बच्चा उसको मैं बता दूं। अब इसमें क्या हम करेंगे, इसमें कुछ और सम्मेलन है, जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन। सबसे इंपॉर्टेंट सम्मेलन उसको तो भूल ही गया था, ये 1972 में हुआ। और इसी सम्मेलन में UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जन्म हुआ और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी शहर में है, UNEP का। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, इसी सम्मेलन से 5 जून का जन्म हुआ। मतलब 5 जून पहले भी था, लेकिन 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का जो संकल्प लिया गया हो, तो पहले हम क्या स्टॉकहोम पढ़ लेते हैं, वरना ये कहेगा कि हम ही सबसे पहले आए। स्टॉकहोम सम्मेलन, ये स्टॉकहोम है कहाँ? तो ये है स्वीडन में। स्वीडन में, तो कहां पर? स्वीडन में। कब हुआ? तो 1972 को, 1972 में हुआ। डेट क्या थी? तो इसकी डेट थी 5 जून 1972। 5 जून 1972। 1972 में कब? 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा। सॉरी यार, पूरा हमें लगता है नहीं दिखेगा। स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ हुआ? ये हुआ 5 जून 1972। 5 जून 1972 स्वीडन में, स्वीडन में हुआ। और क्या हुआ इसमें? पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा यहां से हुई, यहीं से मनाया जाता है। और इसके तहत और क्या हुआ? तो इसके तहत यह हुआ कि UNEP यूनाइटेड, हाँ, UNEP का जन्म हुआ। जन्म मतलब निर्माण हुआ। और इसका जन्म कब? 1972 में। 1972 में। HQ UNEP का HQ कहाँ है? हेडक्वार्टर, तो यह है नैरोबी शहर। नैरोबी कहाँ है? तो केन्या में है। इतनी चीजें स्टॉकहोम से आपको रटना है, HQ। फिर इसके बाद देखिए हेलेंसिकी सम्मेलन, तो ये 1974 में हुआ। हेलेंसिकी कहाँ? फिनलैंड में पड़ता है। हेलेंसिकी, हेलेंसिकी सम्मेलन 1974 में। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है फिनलैंड में, 1974 में। इसमें किसके लिए किया? तो समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए इसको किया गया। हेलेंसिकी सम्मेलन 1974 में, फिनलैंड। ये इधर जो लिखते हैं, जो ये सम्मेलन है, ये शहर है, किस शहर में हुआ? हेलेंसिकी शहर में। हेलेंसिकी शहर कहाँ है? तो वो फिनलैंड में है। किस वर्ष हुआ? 1974 में। अब लिख देते हैं किस लिए हुआ, तो समुद्री पर्यावरण को की रक्षा करने के लिए हुआ, लेकिन ये असफल हो गया क्योंकि इसके विषय अस्पष्ट थे। तो समुद्री पर्यावरण की रक्षा हेतु ये असफल भी हो गया। विषय इसका अस्पष्ट था। विषय क्या था? समुद्री पर्यावरण की रक्षा, मतलब विषय मतलब उद्देश्य, लेकिन जो था वो अस्पष्ट था, तो ये असफल भी हो गया। ये आपसे प्रश्न ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन असफल रहा? तो असफल रहा ये हेलेंसिकी सम्मेलन, असफल रहा क्योंकि इसके विषय अस्पष्ट थे। विषय अस्पष्ट थे। देखिए, कोई भी आपके जानने में कोई भी अगर सीटेट और टेट की तैयारी कर रहा हो तो उसमें इन्वायरमेंट आता है, तो उसको ये वीडियो जरूर करिएगा, शेयर करिएगा।
वीडियो की तैयारी करने वालों को आप नहीं करते हैं क्योंकि जानते हैं आप कंपटीशन नहीं बढ़ाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो सीटेट और टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको ये जरूर इसको फॉरवर्ड करिएगा। हेलिंस्की सम्मेलन हो गया, लंदन सम्मेलन 1975 में हुआ, ये समुद्री कचरे का निस्तारण हेतु हुआ, ये भी लिख लीजिए, लंदन सम्मेलन, लंदन सम्मेलन। इसी तरह से आपको हिस्ट्री की सभी डेट और वर्ष में लिखाऊंगा, कब हुआ, 1975 में, 1975 में समुद्री कचरे का निस्तारण हेतु, इधर लिख देते हैं क्या, समुद्री कचरे का निस्तारण हेतु, कचरे का निस्तारण हेतु ये हुआ लंदन सम्मेलन। फिर वियना सम्मेलन 1985 में हुआ, वियना सम्मेलन लिख लीजिए, वियना, वियना कहाँ है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, वियना सम्मेलन 1985 में, दिन में है तो नॉइज बहुत आ रही होगी तो आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा नॉइज में। ये 1985 में हुआ, लेकिन ये सम्मेलन में जो निर्णय लिया गया ये 1988 में लागू हुआ, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1988 में लागू। प्रश्न इससे दो पूछे जा सकते हैं कि ये हुआ कब, तो 1985 में हुआ, लागू कब हुआ, तो 1988 में लागू हुआ। और इसका किस लिए ये हुआ, तो ओजोन परत की संरक्षण हेतु, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओजोन परत की संरक्षण हेतु ये हुआ, ओजोन परत की संरक्षण हेतु ये हुआ, कौन सा, वियना सम्मेलन। अब प्रश्न क्या पूछा जाता है, प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन ओजोन परत की संरक्षण हेतु है, तो कौन सा, वियना है। फिर ब्रेटलैंड रिपोर्ट हमने बता दिया, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1907, और ये जान लीजिए विश्व का सबसे सफल प्रोटोकॉल था, यह सम्मेलन था, कौन सा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कहां पर है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो ये है 16 सितंबर, और कब, 16 सितंबर को मनाया गया 1987 में, और ये सबसे विश्व का सबसे सफल है, 16 सितंबर 1987 में। किस लिए था, तो ये था ओजोन परत की संरक्षण हेतु, ओजोन परत की संरक्षण हेतु, और इसी दिन से ओजोन दिवस मनाया जाने लगा, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाने लगा, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाने लगा 16 सितंबर को। सबसे सफल लिख लीजिए, असफल को लिखा तो सबसे सफल सम्मेलन कौन सा रहा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सफल सम्मेलन। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, राइटिंग अच्छी नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके क्या करेंगे, लेकिन फिर भी आप ले सकते हैं। ये है टोरंटो सम्मेलन, तो टोरंटो सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये टोरंटो शहर कहाँ, ओंटारियो, ये कहाँ पर है, कनाडा में हुआ। 19 जून 1988 से 21 जून 1988 तक हुआ। क्या हो रहा था उस समय, G7 का सम्मेलन हो रहा था, उसी के अंतर्गत ये टोरंटो सम्मेलन हुआ। इसमें क्या विषय क्या था, मुख्य विषय था ग्रीन हाउस गैस में जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी कटौती करना था। इसमें 182 सदस्य देशों ने, 182 देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया। क्या इसमें ग्रीन हाउस गैस में 182 देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया। प्रतिनिधि समझ सकते हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतिनिधियों ने भाग लिया, निधियों ने भाग लिया 182, लेकिन ये क्या हो गया, अंततः असफल हो गया। तो ये कुछ प्रमुख सम्मेलन थे, कुछ जैसे कुछ एक्ट या नियम कह लीजिए, तो कौन कौन से, जैसे पृथ्वी सम्मेलन ये हो ही गया, और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में मैंने बता ही दिया। एक एलिफेंट प्रोजेक्ट, हाँ, प्रोजेक्ट हाथी, कब, प्रोजेक्ट हाथी 1900, प्रोजेक्ट हाथी या एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब, 1992 में। प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पे लिख लीजिए फिर से, प्रोजेक्ट टाइगर कब, 1973। ये 1900 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बाद यही आया, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। हमारे भारत में जो राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया बाघ को 1973 में बनाया गया, उसको किस एक्ट के तहत, तो ये 1972 के वाइल्ड लाइफ
एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। फिर क्या था, गंगा डॉल्फिन। तो गंगा डॉल्फिन जानते हो ये मीठे जल में पाया जाता है और एक इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है 2009 में, गंगा डॉल्फिन। तो गंगा डॉल्फिन मीठे जल में पाई जाने वाली प्रजाति है, मीठे जल में पाई जाने वाली प्रजाति, पाई जाने वाली प्रजाति, राष्ट्रीय जलीय जीव है ये, राष्ट्रीय जलीय जीव। जलीय जीव कब घोषित हुआ, तो ये 2009 में। एक बार इसकी डेट कंफर्म कर लूंगा, अगर गलत हो गया होगा 2009 या 11, हमें लगता है 2009 में ही है। अगर गलत हो गया होगा इसको एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा 2009, तो मैं कमेंट में इसके पिन कर दूंगा, वहां पे आप पढ़ लीजिएगा 2009 में। हो सकता है मैं करेक्शन कर दूं इसको एडिट करते समय, अब इस समय मैं रुक नहीं सकता क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। फिर रिवर बोर्ड एक्ट, रिवर्स बोर्ड एक्ट मतलब नदी, RIVERS, रिवर बोर्ड एक्ट, ये अलग है। तो क्या है ये, कब इसका ये कानून बना, एक्ट कब बना ये, तो 1956 में बना, 1956 में। हमें लगता है बहुत हो गए, थोड़ा और बच्चे हैं उनको भी मैं दिखा दूंगा। जैसे एक और बच्चा इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 में, इंसेक्टिसाइड एक्ट कहाँ लिख दिए, चलो इसको हटा के लिखते हैं कुछ। जैसे जल व प्रदूषण व निवारण अधिनियम, ये कब आया, तो ये पीसीएस में प्रश्न भी आया था, काश में पहले पढ़ा देता तो ये क्वेश्चन और हमारा ऐड हो जाता। तो ये आया 1974 था, ऑप्शंस में देखा होगा 1974 में, 1974। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। फैक्ट्रीज एक्ट कब लागू हुआ, तो फैक्ट्रीज एक्ट लागू हुआ 1948 में। सबसे पहले फैक्ट्रीज एक्ट हमें लगता है 1948 में, कौन सा, फैक्ट्रीज एक्ट। फिर उसके बाद एक बार देख रहे, दिख रहा है, हाँ, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में। फिर वायु प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम, वायु प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम 1986 में, ये भी लागू हुआ था। तो यहीं पे लिख देते हैं वायु प्रदूषण प्लस निवारण अधिनियम। तो ये कब लागू हुआ था, 1986 में ही ये भी एक्ट आया था, अधिनियम आया था। इंडस्ट्रीज एक्ट कब आया, तो ये 1951 में आया, 1951 में। इंसेक्टिसाइड एक्ट कब आया, तो 1968 में आया। जो अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट है, ये तो 1968 में। कौन सा, इंसेक्टिसाइड एक्ट। अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट कब आया, 1976 में आया। फॉरेस्ट कंजर्वेटिव एक्ट 1976, पहले इसको लिख देते हैं 1976 में। फिर है फॉरेस्ट कंजर्वेटिव एक्ट 1960 में, और जैव विविधता अधिनियम 2002 में। फॉरेस्ट कंजर्वेटिव अधिनियम 1960 में, जैव विविधता अधिनियम 2002 में। कुछ और बच्चे हैं, एक बार इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप 100% करेंगे। किसी भी कोचिंग में हमें नहीं लगता इतना डीपली पढ़ाते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप 10 वीडियो मतलब 4 वीडियो इस तरह से देखते तो भी आपका समझ आता, चाहे आप एक वीडियो देखिए। हंगुल परियोजना, अगर आपको कंटेंट चाहिए तो वीडियो तो देखना ही पड़ेगा। तो ये देखिए, रेड पेन से देख रहा हूं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, दिख तो रहा है रेड पेन से, कोई बात नहीं, आप लगे रहिए और आपका कल्याण होगा 100%। हंगुल परियोजना 1970 में क्या है, ये हंगुल मृग जो है, इसे हंगुल परियोजना है, जम्मू कश्मीर के दाची ग्राम में ये हंगुल पाए जाते हैं, इसे कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं। तो लिख लीजिए 1970 से स्टार्ट ये परियोजना। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में, तो J+K जम्मू कश्मीर में। इसको क्या कहते हैं, इसको कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं, कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं। किस पार्क में है, तो ये दाचीग्राम पार्क में ये परियोजना चलाई गई, दाचीग्राम नेशनल पार्क।
जल्दबाजी में कुछ ज़्यादा ही हमें लगता है गलत हो रहा है। नेशनल पार्क पहला वीडियो है जो इतनी जल्दबाजी में मैं शूट कर रहा हूँ। इसकी तैयारी तो बहुत दिन से चल रही थी। एक आता है सेव प्रोजेक्ट, SAVE। तो SAVE सेव प्रोजेक्ट जो है ये प्रोजेक्ट चालू होगा। कब शुरू हुआ? तो ये 2011 में शुरू हुआ। इसका फुल फॉर्म क्या है लिख लीजिए, सेविंग SAVING सेविंग एशियाज वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन। सेविंग लिख दूं, इतनी देर में लिख देता, सेविंग एशियाज VULTURES वल्चर्स मतलब गिद्ध वाला वल्चर्स, फ्रॉम एक्सटिंक्शंस। स्पेलिंग कुछ इधर उधर हो गई होगी तो क्या कहते हैं, जरा माइंड मत करिएगा। तो ये किस लिए है? 2011 में इसकी स्टार्टिंग हुई। 2011 में गिद्धों के संरक्षण के लिए, गिद्धों के संरक्षण के लिए। गिद्धों के संरक्षण के लिए क्या है ये प्रोजेक्ट है? कौन सा? ये प्रोजेक्ट है सेव प्रोजेक्ट है। ओके। एक लाल पांडा परियोजना, ये पूर्वी हिमालय के लाल पांडा के संरक्षण हेतु शुरू किया जाता है। लाल पांडा को हम लाल से लिख देते हैं, लाल पांडा परियोजना। तो कहाँ? हिमालयी राज्यों में, हिमालयी राज्यों में लाल पांडा के संरक्षण हेतु। अब इतना तो आप होशियार हैं ही कि जो परियोजना वो उन्हीं के संरक्षण हेतु शुरू की गई होंगी। लाल पांडा के संरक्षण हेतु। हंगुल परियोजना हो गया, लाल पांडा परियोजना हो गया, सेब प्रोजेक्ट हो गया, गैंडा परियोजना। एक सींग वाले गैंडे ये पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। ये परियोजना 1987 में शुरू किया गया। फिर 2005 से इंडिया में ये इंडिया राइनो विजन 2020 मतलब 2020। तो गैंडा परियोजना कब? 1987 से एक सींग वाले गैंडा। इसकी विशेषता यह है कि पूरे दुनिया में सिर्फ भारत में ही पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा के संरक्षण हेतु। भारत में शुरू किया गया 2005 से। इसे एक कौन सा स्कीम शुरू किया? 2005 से इंडियाज राइनो मतलब गैंडा RINO विजन विजन 2020। ये प्रोग्राम है गैंडा परियोजना। इसका डायरेक्ट यही पूछा जाएगा कि गैंडा परियोजना कब से शुरू हुआ। तो गैंडा परियोजना किस लिए है और कब से है? तो 1987 से है। किस लिए है? एक सींग वाले गैंडा के संरक्षण हेतु है। हिम तेंदुआ हो गया, सेव परियोजना हो गया, गैंडा परियोजना हो गया, हंगुल परियोजना भी हो गया, कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं। गंगा डॉल्फिन भी हमने बता दिया था, जो 1972 में शुरू हुआ था। मतलब शुरू नहीं हुआ, शुरू हुआ। इसको गंगा डॉल्फिन को जो राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया 2009 से। अनुच्छेद 1972 के तहत 1972 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है, उसके अनुच्छेद 1 के तहत इसको वन्यजीव संरक्षण प्राप्त है। भारत, नेपाल, बांग्लादेश की गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा में, जो भारत में है, नेपाल में है, और जो गंगा नदी भारत और बांग्लादेश वाली और नेपाल में भी ये पाई जाती है। कौन सी? गंगा डॉल्फिन। यहाँ पे नहीं लिखा, पिछले मतलब स्क्रीन पे था। तो ये थे हमारे कुछ कह लीजिए सम्मेलन हमने पढ़ा, प्रमुख वर्ष पढ़ा, और कुछ इसमें अधिनियम पढ़ लिया, अधिनियम, और पढ़ा हमने क्या पढ़ा, प्रमुख दिवस भी पढ़ लिया कुछ। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 16 सितंबर ओजोन दिवस, 5 जून पर्यावरण दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, और क्या था 22 मई जैव विविधता दिवस हो गया, 23 मई कछुआ दिवस हो गया, और भी बहुत कुछ थे जो इस समय याद नहीं आ रहा है। हिम तेंदुआ परियोजना, तो ये भी कब से चल रहा है? हिम तेंदुआ परियोजना नहीं पढ़ा है हमने, हिम तेंदुआ परियोजना नहीं पढ़ा है। ये हिम तेंदुआ परियोजना कब से चला है? 2009 से। और लाल पांडा परियोजना जो है ये पूर्वी हिमालयी राज्यों में है, पूर्वी हिमालयी राज्यों में। ये लिख लीजिए,
हिम तेंदुआ है, हिम तेंदुआ परियोजना, हिम तेंदुआ परियोजना 2009 से, ये भी हिमालयी राज्यों में है। और ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़िए जरूर। सेव प्रोजेक्ट बहुत बार पूछा गया है यूपी पीसीएस में। मैं बताना चाहता हूँ गिद्धों की प्रमुख एशियाई प्रजाति जो है उसके संरक्षण के लिए ये जो प्रोजेक्ट है शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, टाइम ज़्यादा हो गया, 20 मिनट बचा है हमारे ऑफिस जाने का समय। अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, आपसे तुरंत यहाँ से विदा लेने के बाद ऑफिस निकल रहा हूँ। नमस्कार।